Today we discuss about the two-dimensional array. Okay. The content is the two-dimensional array. How we can declare two-dimensional array, initializing two-dimensional array, how we can access the elements of two-dimensional array, how to input the elements of the two-dimensional array. Okay. And how can we display the elements of the two-dimensional array, and what are the different types of operations that can be performed on the two-dimensional array. Okay. Basically, matrices and operations are performed. Basically, when we discuss about the two-dimensional array, then we can implement all the operations that can be performed on the matrix. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज योर टू डायमेंशनल एरे. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिंपली एक एरे हमने डिफाइन किया है जिसके अंदर में 4 लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो सिंगल सबस्क्रिप्ट है और यहाँ पे एक सिंगल सबस्क्रिप्ट, यानी 2 सबस्क्रिप्ट है ना. तो मैंने आपको बताया था कि द एरे दैट कंसिस्ट मोर देन 1 सबस्क्रिप्ट इज नोन एज द टू डायमेंशनल. यहाँ पे टू डायमेंशनल है. अगर इस 2 सबस्क्रिप्ट के अलावा भी एक और सबस्क्रिप्ट डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा. ओके ओके, तो बेसिकली ये टू डायमेंशनल एरे इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम. ओके, ठीक है ना. तो जो भी आपका यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट है, इट इंडिकेट्स द रो, एंड सेकंड पैरामीटर दैट विल बी इंडिकेटेड द रो. ओके, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी रो इनटू कॉलम, दैट मींस कि 4 into 4 दैट इज द 16. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 16 कॉलम्स आपको ब्लॉक्स बने हुए हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है इसके अंदर में रो इंडिकेट हो रहा है, सेकंड वाले में कॉलम इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, स्लाइड्स के भी अंदर इट हैज 2 इंडिसेज, वन फॉर रो एंड अनदर फॉर कॉलम. ओके, how we can declare the two dimensional array? Basically the data type, then number of rows, then number of columns. Okay, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर में हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इंटीजर कांस्टेंट होगी. ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 1 2 है, 2 3 है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा है कि इंट लिस्ट नाम का एक एरे है. ठीक है, इंट लिस्ट 4 तो यहाँ पे जो हमारा टू डायमेंशनल एरे है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है. द नेम ऑफ द टू डायमेंशनल एरे इज द लिस्ट, नंबर ऑफ रोज इज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 4. ओके, अब यहाँ पे बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है इसको मेन आपको यहाँ पे फोकस करना है. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 1 2 3 दैट इंडिकेट्स द कॉलम. ओके, और 0 1 2 3 इट इंडिकेट्स द रो. ओके, अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, चूंकि 4x4 का है तो 16 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है. ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो एरे है टू डायमेंशनल एरे, ये क्या करेगा, 16 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है ये. ओके, तो जो हमारा जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा लिस्ट 0 0. ओके, हेलो, ओके, ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, लिस्ट 0 0, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लिस्ट 3 3. ओके, ओके, तो दिस इज द 3 3. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है क्या है, लिस्ट 0 0. ये कैसे अरेंज किया हुआ है, देखिए पहला जो है रो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. यहाँ पे जब आएंगे इस बॉक्स के अंदर में तो ये क्या है, फर्स्ट रो यानी 0 और सेकंड कॉलम यानी 1. ओके, यहाँ पे थर्ड में आएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो है और कितना, कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है. तो फर्स्ट रो के लिए तो 0 हो गया और थर्ड के लिए क्या होगा, 2. थर्ड इसलिए होगा 2 क्योंकि यहाँ से वैल्यू किस इनिशियलाइज हो रही है, 0 से. ठीक है, लास्ट वैल्यू पे आएंगे तो ये क्या है, कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का कौन सा, फोर्थ कॉलम. तो फर्स्ट रो के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, और कॉलम के लिए कितना हो गया, 3 हो गया. इन द सेम वे यहाँ पे जितने भी इंडेक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडेक्स जो है यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मिसिंग है, लिस्ट 3 3 है, लास्ट में होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इंडेक्स होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 डबल इंडेक्स है. ठीक है ना, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स. अब जब हमने 1 डायमेंशन पढ़ा था तो उसके अंदर में एक सिंगल इंडेक्स पे ही हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हमारा एरे था उसके एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे थे. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डबल इंडेक्स. फर्स्ट इंडेक्स किसको इंडिकेट करेगा, रो को, और सेकंड किसको इंडिकेट करेगा, कॉलम्स को. ओके,
अब यहाँ पे टू डायमेंशन एरे डिक्लेरेशन किस तरीके से यहाँ पे करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे जो एक एरे का नाम है नंबर ऑफ एम्प्लॉय करके एक एरे लिया है जिसके अंदर में 15 और 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 और 9 का मतलब क्या है, कितना डेटा हो जाएगा, 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 135। दैट मीन्स कि 135 ब्लॉक्स इसके अंदर में बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम सपोज कीजिए कि अगर हमारा कंपनी है, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट है, सपोज करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये 15 और 9 लिखते हैं तो दैट मीन्स कि हम एरे दिस एरे कैन स्टोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 9 और डिपार्टमेंट कितना हो गया 15, यानी 15 कंपनीज के अंदर में 9 डिपार्टमेंट्स का डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे अगर आते हैं फ्लोट मार्क्स 25, यानी 20 स्टूडेंट्स का 5 मार्क्स। सपोज कीजिए कि 20 स्टूडेंट है किसी क्लास में और उनके सपोज कीजिए उन्हें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स अगर हमको अगर देना होगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 20 स्टूडेंट्स का नाम लिख देंगे, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका मार्क्स डालते चले जाएंगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, टोटल ब्लॉक्स बनेगा 20 इंटू 5 दैट मीन्स 100। ओके, देन इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं फ्लोट टेम्प 7 2। तो अगर 7 को हम डे मान लें और 2 क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि हर एक दिन का क्या होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है और एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14। 14 ब्लॉक्स के अंदर में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप टू डायमेंशन एरे क्या लिया हुआ है, फ्लोट के अंदर में लिया हुआ है। तो फ्लोट इसलिए लिया हुआ है कि जो भी आपका टेम्परेचर होता है वो क्या हो सकता है, फ्लोट में हो सकता है। जैसे मान लीजिए 42 डिग्री 42.3 हो सकता है, 14.6 हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इसको फ्लोट में लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि बेसिकली यहाँ पे 59, तो 15 को क्या यूज कर सकते हैं, 9 को क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट के अंदर में भी ले सकते हैं, कैरेक्टर के अंदर में भी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सिमिलैरिटी क्या है वन डायमेंशन और सेकंड और टू डायमेंशन के अंदर में, कि वहां पे भी आप सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे भी सिमिलर डेटा टाइप को। यहाँ पे टू डायमेंशन कहने का मतलब ये होता है, देखिए बेसिकली हम लोग ये चीज सिर्फ समझने के लिए बोलते हैं टू डायमेंशन, लेकिन जो बेसिकली टू डायमेंशन को जो मेमोरी मिलती है वो क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एरे जो स्टोर होता है वो वन डायमेंशन में ही स्टोर होता है, ठीक है। बेसिकली दो तरीके का स्टोरेज होता है यहाँ पे, एक होता है रो वाइज और एक होता है कॉलम वाइज, ठीक है। रो वाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, सपोज कीजिए हमारा फर्स्ट रो है, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अंदर में जो एलिमेंट होगा क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट रो का एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड रो का आएगा, फिर थर्ड रो का आएगा, फिर फोर्थ रो का। इस तरीके से आपका एक सीक्वेंस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो वाइज स्टोरेज, ठीक है। कॉलम रो मेजर भी बोलते हैं, बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे रो मेजर और कॉलम मेजर। ये तो रो मेजर हो गया, दैट मीन्स की एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा, रो बाय रो आपका स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। किसी का रिक्वेस्ट आया तो काइंडली मुझे बताइएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज के अंदर में क्या होता है, फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, लिस्ट 0010, यानी सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट स्टोर होगा, देन सेकंड कॉलम का होगा, देन थर्ड का होगा और देन फोर्थ का होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों के अंदर में डिफरेंस क्या है, कि रो वाइज के अंदर में रो बाय रो, यानी फर्स्ट रो देन सेकंड रो देन थर्ड रो देन फोर्थ रो, जितने भी रो होंगे, ठीक है, वो सारे रो बाय रो एलिमेंट आपके कंटिन्यूअस स्टोर होते जाएंगे। कॉलम वाइज के अंदर में क्या होता है कि फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम देन थर्ड कॉलम देन फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि चूंकि हर जगह हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये रो और कॉलम दोनों मैक्सिमम जगह हम लोग सेम डालते हैं बेसिकली मैट्रिक्स के केस में, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो, ठीक है ना। दोनों रो और कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है कि यहाँ के जो भी इसका एरे का जो साइज होगा, टू डायमेंशन एरे का जो रो और कॉलम जो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि रो और कॉलम जो आपका इंडिकेट होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स के अंदर में होगा, ठीक है ना। ओके, देन नाउ वी टू डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ पे देखना है इनिशियलाइजेशन। ओके, हाउ वी कैन इनिशियलाइज अ टू डायमेंशनल एरे। सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा है इंट लिस्ट 42। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो 4 रोज को यहाँ पे देख सपोज कीजिए 4 to 8, यानी 8 एलिमेंट्स हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 रोज हैं और 2 कॉलम है, यानी 4 रोज के अंदर में क्या होंगे,
टू एलिमेंट्स होंगे, तो इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कर्ली ब्रैसेस दे दिया, 2025 को एक जगह लिख दिया, 22 24 को एक जगह लिखा, 18 20 को लिखा, 17 4 को होगा। तो अगर आप इसको देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। ओके, इस तरीके से इसका आ गया ना यहाँ पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम डायरेक्टली बिना कर्ली ब्रैसेस का भी डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस यूज किया है ना पेयर बनाने के लिए, तो इस कर्ली ब्रैसेस को अगर हम एलिमिनेट भी कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 20 25 22 24 18 20 17 24। ठीक है, तो इस तरीके से दैट मीन्स कि बोथ ऑफ द इनिशियलाइजेशन विल बी द वैलिड। ये भी इनिशियलाइजेशन आपका वैलिड है और ये भी इनिशियलाइजेशन वैलिड है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं there are different ways of initialization of the two dimensional array. Okay, अब यहाँ पे देखना है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग एरे बेसिकली इनिशियलाइज कर रहे थे, तो उसके अंदर में कहीं पे हम साइज दे रहे थे। तो साइज अगर हम वहां पे दे रहे थे वन डायमेंशनल के अंदर में, जैसे लिखा इंट A5, तो वहां पे आपको ये रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि सिर्फ आप 5 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। 5 से ज्यादा जब एलिमेंट हम इंसर्ट वहां पे कर रहे थे कल, तो वहां पे आप देख रहे थे ना एरर शो कर रहा था। ठीक है, लेकिन उसी तरीके, लेकिन जब हम वहां पे इंट ए के बाद जो सब्सक्रिप्ट था उसके अंदर कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे थे, और उसके उसके बाद हम इनिशियलाइज 5 वैल्यू को 6 वैल्यू 7 वैल्यू जितनी भी वैल्यू हम वहां पे डाल रहे थे, ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा था, उसको इनिशियलाइज यानी उसको एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे नहीं देना है सपोज की ये साइज, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं लिस्ट। यहाँ पे देखिए, a two dimensional array can be also be initialized without providing one of the index value। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि दो है, तो यहाँ पे एक देख रहे हैं, एक में नई वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रो, पहला क्या है रो है और दूसरा क्या है कॉलम है। यानी कॉलम तो फिक्स हो गया, सिर्फ दो ही है, रो लेकिन हम कितना भी ले सकते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये नंबर ऑफ रो कॉलम्स इज 2 एंड नंबर ऑफ रोज आर ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय द कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे, उस केस में क्या होगा कि रो तो आपका कॉलम तो हो गया 2, लेकिन रो तो हम कितना भी दे सकते हैं क्योंकि रो के बारे में यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज दिखाने का मतलब क्या है कि इट इज ऑल्सो अ वैलिड, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो अ वैलिड इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द टू डायमेंशन एरे। जनरली अगर सपोज कीजिए ये चीज आपको पता नहीं है, उस केस में क्या होगा, कभी भी अगर आपसे कोई ये चीज बताता है किस तरीके से कर सकते हैं क्या, तो एक बार आप क्या होगा कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन आपके अंदर में आ जाएगा। आप ये सोचेंगे नहीं इस तरीके का, और ये जनरली बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ होता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद है एक्सेसिंग टू डायमेंशन एरे एलिमेंट्स। ठीक है, हाउ कैन वी एक्सेस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वन डायमेंशनल एरे के अंदर में एक इंडेक्स था, ठीक है, और टू डायमेंशनल अंदर के अंदर में क्या होता है, एक रो और एक कॉलम, यानी दो इंडेक्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इंट A33 है, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे A00, A01, A02, ये क्या होगा 10, 11, 12, 20, 21 और 22। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि 90 है, तो 90 के लिए इंडेक्स क्या होगा A00। ठीक है, यहाँ पे 56 है, तो ये 56 है, इसके लिए इंडेक्स अगर हम रैंडमली उसको एक्सेस करना होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे A01। 45 अगर लिखना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे A02। ओके, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हमें 69 को एक्सेस करना है, तो देखिए यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 0 1 2। तो यार ये जो है यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, पहले एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज का मतलब क्या है, तो उसका पहला रो और दूसरा कॉलम। तो रो कौन सा है इसका, देखिए 0 1 2, यानी A2 हो जाएगा, और कॉलम की वैल्यू कितनी है 0, तो वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करेंगे, किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द प्रैक्टिकल। ओके,
यहाँ पे सबसे पहले 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है, द एरे दैट कंसिस्ट 2 सबस्क्रिप्ट, 2 सबस्क्रिप्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंट ए, इस तरीके से क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या लिख सकते हैं, रो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू ऐसे कर देते हैं, देन कॉलम। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम कैसे निकालेंगे, रो इंटू कॉलम करके, ठीक है। सेकंड है, सिंपली इनिशियलाइजेशन करते हैं, जैसे इंट ए, यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। ये तो डिक्लेरेशन का तरीका है। अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 9। तो एक तरीका तो ये है कि हमें इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3, ओके, क्लोज। पहला रो कंप्लीट। सेकंड रो में देखते हैं, सेकंड रो में क्या आएगा आपका, 4 5 6, 4 5 देन 6, ओके। थर्ड में क्या आएगा, 7 8 एंड 9, हो गया। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, फर्स्ट क्या लिखेंगे, 1 2 3, हो गया। यहाँ पे कॉमा देकर के एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में लिखेंगे 4 5 एंड 6, ओके। लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं 7 8 एंड 9, ओके। तो इस तरीके से 3 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आपको देखना है कि जो भी सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो इस तरीके से आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा, मैट्रिक्स फॉर्म इस तरीके से होगा, देखिए 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में, दैट मीन्स कि जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन ये मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर में जो डिस्प्ले होगा इसके लिए आपको कोड लिखना कोड लिखना पड़ेगा। अगर कोड के अंदर में अगर आप सपोज कीजिए कि इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, आपका 1 डायमेंशनल में ही सिंपली डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमें करने के लिए आपको वहाँ पे थोड़ा सा कोड में भी चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैंने आपको ये बताया था कि 1 डायमेंशनल के अंदर में सिंगल एक लूप यूज करेंगे, ठीक है। सिंगल एक लूप यूज करते थे, कहाँ से, 0 से लेकर के उसकी साइज तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 चूंकि रो है और पहला दूसरा क्या है आपका कॉलम है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको कितने लूप्स यूज करने पड़ेंगे, 2। एक चलेगा किसके लिए, रो के लिए, और दूसरा किसके लिए, कॉलम के लिए। तो जो रो के लिए लूप यूज होगा वो भी क्या होगा, एक वेरिएबल सपोज करते हैं आई ले लेंगे और दूसरे के लिए क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि इसके अंदर में हम लोग कैसे इसको डिस्प्ले करवाएंगे या किस तरीके से हम उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशनल एरे के अंदर में अगर इनिशियलाइज किया हुआ है तो देन हम उसको पहले किस तरीके से उसको डिस्प्ले करवाएंगे, ओके। हाँ, एक चीज इसमें और आपको बताना था, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे है मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पे एक तरीके से देखिए, 2 तरीके से है। एक होता है सबसे पहले रो मेजर, ठीक है ना, और दूसरा होता है
कॉलम मेजर, ठीक है। रो मेजर का मतलब ये है here the element will be stored row by row, ठीक है। रो बाई रो का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए हमने जो मैट्रिक्स लिया हुआ है वो 1 2 3 4 5, तो रो पहला रो क्या है इसका 1, देन 2, देन 3, उसके बाद सेकंड रो में आएंगे 4 5 6, देन 7, देन 8 और देन 9। इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इन दिस केस कॉलम मेजर में हियर द एलिमेंट विल बी stored कॉलम बाई कॉलम, ठीक है। कॉलम बाई कॉलम का मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जांपल अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम कौन सा है 1 4 7, ठीक है। सेकंड क्या है 2 5 और 8, तीसरा क्या है 3 6 और 9, हो गया। तो यहाँ पे आप चीज समझ में आ गया कि दो तरीके से, यानी जो आपका स्टोरेज होता है वो भी आपका क्या होता है, एक तरीके से देखिए वन डायमेंशनल स्टोरेज ही होता है, ठीक है। टू डायमेंशनल जो है वो सिर्फ हम अपने समझने के लिए करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको उससे इंडेक्स से पता चलता है, ठीक है ना, ये चीज है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंडेक्स किस तरीके से होगा। अगर हम 1 की बात करते हैं तो ये पहला जो होगा वैल्यू होगा A0 0, ध्यान से देखना है। 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा A0 1, क्लियर। 3 का वैल्यू क्या होगा A0 और यहाँ पे हो गया 2, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे 4 पे, तो 4 क्या होगा A, अब सेकंड रो में आ गया ना, तो सेकंड रो के लिए पहला रो, ठीक है, और देन कॉलम, तो कॉलम भी हमारा कौन सा है, पहला ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 और फिर हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर आएंगे तो क्या होगा, रो सेम रो है A1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, समझ में आ गया, इस तरीके से। नेक्स्ट लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा है थर्ड रो, तो A थर्ड रो के लिए क्या लिखेंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका 0, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो A2 एंड देन 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का आपका इंडेक्सिंग होगा, ठीक है। बेसिकली इसी इंडेक्सिंग को फॉलो करते हुए हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये देखते हैं सबसे पहले, दैट मीन्स कि हमारे पास पहले से 2 डायमेंशनल एरे दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है, सिंपली डिस्प्ले करना है, ओके। void main, सबसे पहले क्या करेंगे 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करेंगे, मान लीजिए इंट a और यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया देन 3, ओके। 9 एलिमेंट सपोज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि वो सिंगल वन डायमेंशनल के अंदर में सिर्फ एक वेरिएबल यूज करते तो लूप करने के लिए आई, लेकिन यहाँ पे तो कि 2 लूप चलेगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल लेंगे, एक इंट आई और x लेंगे j, क्लियर स्क्रीन। लूप यूज करते हैं फॉर i इक्वल टू, यहाँ से ध्यान से देखना है 0, और ये कहाँ तक चलेगा, रो कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया i प्लस प्लस। नेक्स्ट और अब क्या है j इक्वल टू 0, और ये कहाँ तक चलेगा, लास्ट कितना वैल्यू है 3 है ना, तो यहाँ पे लेस है, हमेशा याद रखना है लेस देन 3 लिखना है, इक्वल टू नहीं डालना है। लेस देन 3 का मतलब ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारी काउंटिंग है दैट मींस दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 0, तो 0 1 2 जैसे ही करेंगे हमारा 3 काउंट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लेस देन 3 रखेंगे। बहुत लोग गलती में इसको क्या लिखते हैं इक्वल टू कर देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, j प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें डिस्प्ले कराना है,
ठीक है, तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे %3d। ओके, अब यहाँ पे पहले क्या लिखते थे वन डायमेंशन में, ओनली ए आई, क्योंकि वहां पे सिंगल सबस्क्रिप्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल सबस्क्रिप्ट है, तो पहले सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, आई, और सेकंड वाले में जे। पहला किसको इंडिकेट कर रहा है, रो को, और सेकंड वाला किसको कर रहा है, कॉलम को। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से काम होगा। सपोज कीजिए जब ये लूप चलेगा तब आई की वैल्यू कितनी है, 0, और जे जो वैल्यू है वो कहां तक चलेगा, एक बार 0 होगा, देन 1 होगा, और देन 2 होगा। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, कंडीशन ट्रू होगा, नीचे आएंगे, जे की वैल्यू 0 हो गई, कंडीशन ट्रू होगा, लूप के अंदर में आ जाएंगे। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप। और ये जो है क्या हो गया, इनर लूप। तो आपको पता है कि इनर लूप सबसे पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू एक बार होगी 0, 1 और 2। तो यानी जे जब 0 होगा तो आई की तो वैल्यू फिक्स हो गई 0। तो फर्स्ट टाइम एज 0 0, तो एज 0 0 का मतलब क्या हो गया, 1। फिर होगा एज 0 1, तो एज 0 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। और एज 0 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो के जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो कि ये है आपका 1 2 और 3, ये तीनों क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आई की जे की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन फॉल्स होगा। तो फॉल्स होने के बाद अगर हमें मैट्रिक्स में कराना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जनरली क्या करेंगे, एक न्यू लाइन देंगे, तभी तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक लिख देंगे, लूप से जैसे ही हम बाहर आएंगे लिख देंगे प्रिंट एफ /n/n। हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया क्लोज और देन कर दिया गेट ch। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका एल डिस्प्ले कर जाएगा। कंपाइल, नाउ रन। आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से आपने देखा कि एरेज के अंदर में जो भी हमारा एलिमेंट्स है उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में किस तरीके से डिस्प्ले किया है। ओके, अगर यहाँ पे अगर प्रिंट एफ /n नहीं लिखेंगे तब क्या होगा, वो सारे एक लाइंस में ही आपका डिस्प्ले हो जाएगा। कंपाइल, कोई एरर नहीं शो करेगा। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स कि हम जो वहां पे एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में कराने का मतलब ये है कि दैट मीन्स कि यूजर को ये लगे कि एक मैट्रिक्स में दिख रहा है। अगर आप उस चीज को फॉर्मेट नहीं करेंगे तो आपका सिंपली वन डायमेंशनल का लुक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनिशियलाइजेशन, तो एक ये भी था, इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 3 इस तरीके से था ना, देन क्या था 4 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 रो हो गए यहाँ पे और 3 कॉलम भी हो गए। ठीक है, इसको भी, ये भी एक इनिशियलाइजेशन का तरीका था। कंपाइल करते हैं, हो गया, हो गया। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। इसके बाद एक और मैंने बताया था आपको इनिशियलाइजेशन का तरीका, वो क्या था, वो ये था 1 2 3, देन यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, और देन फिर यहाँ से हो गया, फिर कंपाइल कराते हैं, नाउ राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों जो वहां पे डिस्प्ले है तीनों वैलिड है। इसके अलावा एक चीज और भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ से भी हटा दें और रो और कॉलम हटा दें। ठीक है, ठीक है, क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है साइज ऑफ द टाइप, यानी यहाँ पे आपको दोनों को ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे आपने देखा था ना, यहाँ पे कम से कम आपको ये रखना है। सपोज कीजिए कि 3 रो 3 कॉलम है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे तब आपको चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों आपका नल नहीं होना चाहिए, एक जो है कॉलम आपका फिल होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि कितने कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, अब हमें ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट ये देखना है कि हाउ टू इनपुट द एलिमेंट्स ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे। सपोज कीजिए कि 2 डायमेंशनल एरे है और उसके अंदर में हमें क्या करना है, एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो हाउ कैन वी कैन इम्प्लीमेंट। ओके, फाइल न्यू, हो गया, हैश include conio.h। ओके, void main। अब हमें यूजर से क्या करना है, इनपुट लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं
write a program to input the elements in two dimensional array। ठीक है, हमें तो 2 डायमेंशनल एरे के अंदर में क्या करना है, इनपुट करना है एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कमेंट बना देते हैं। सबसे पहले अगर इनपुट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी हैव टू डिक्लेयर अ 2 डायमेंशनल एरे। तो इंट ए और यहाँ पे लिख देते हैं, अब लिख देते हैं सपोज कीजिए यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 3, यानी कितना हो गया, 2 रो और 2 कॉलम्स। ठीक है, वेरिएबल क्या लेंगे, 2 हमेशा लेंगे, वो क्या होगा इंट आई और एक लेते हैं जे। आई और जे बेसिकली एक ट्रेडिशनल वे है लेने का, अगर हम चाहें तो किसी दूसरे वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। देन क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे देखना है कोड, क्या कोड लिखना है, हाउ टू इनपुट द एलिमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। 2 इंटू 3 क्या होगा, 6। मैंने बताया था कि साइज ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू कॉलम। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 6। अब दैट मीन्स कि हमें 6 एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो मैंने आपको 1 डायमेंशन में भी बताया था कि जब भी आपको एरे के अंदर में एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लूप यूज करते थे और उसके अंदर में प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते थे। तो वहां पे कितना लूप यूज करते थे, 1 लूप, फॉर आई इक्वल टू 0 टू 3 4 जो भी होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूंकि 2 लूप चलेंगे, तो जो आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट होगा जो कि यूजर के थ्रू आप इनपुट लेंगे, ठीक है, वो किसके बीच में होगा, आफ्टर द 2 फॉर लूप्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 आई। अब यहाँ पे देखिए रो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, आई प्लस प्लस। हर चीज को याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, सिंपल से इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा। देन क्या है, फॉर, अब किसके लिए लूप यूज करेंगे, कॉलम्स के लिए। तो आई इक्वल टू 0, कॉलम हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे आई लेस देन 3। ओके, आई प्लस प्लस हो गया ये। अब हमें क्या करना है, इस लूप्स के अंदर में सेम, आप अगर आप कोड देखेंगे, अगर आपने वीडियो देखा होगा कल का भी, तो उसके अंदर भी मैंने यही किया था। 1 डायमेंशन के अंदर में सबसे पहले मैंने एक लूप यूज किया था। ठीक है, उस लूप के अंदर में 0 से इनिशियलाइज करके जो भी उसका साइज था एरे का वहां तक, उसके अंदर में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट और देन उसके नीचे स्कैनफ यूज किया था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करने हैं 2 डायमेंशनल एरे पे, तो हमेशा आपको क्या करना होगा, डिफरेंट आपको लूप्स बनाने होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको नंबर इनपुट करना है और देन उसको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए एक तो सबसे पहले आपको नेस्टेड फॉर लूप यूज करना पड़ेगा इनपुट करने के लिए, और देन आपको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए। ओके, उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंटफ स्लैश एन इंटर एलिमेंट्स। ओके, इंटर एलिमेंट्स स्लैश टी, ठीक है, इसके नीचे स्कैनफ करेंगे, स्कैनफ परसेंट ई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेफरेंस, वहां पे क्या लिखते थे, ए आई, यहाँ पे इंडेक्स क्या है हमारा, ए आई, और नेक्स्ट में हो गया जे। क्लियर, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, वैल्यू तो हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि उनको मेमोरी मिली है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कोड फॉर डिस्प्ले द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्मेट। हमेशा ध्यान रखना है मैट्रिक्स फॉर्मेट में यूज करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सेम कोड को, वही चीज, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, देन फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस। ओके, अब क्या करना है, वैल्यू को हमें डिस्प्ले कराना है, तो वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए printf %3d कर देते हैं यहाँ पे, और नाउ अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a i एंड j। ठीक है, क्लोज। फिर एक ये क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था कि ये इनर लूप है, तो सबसे पहले इनर लूप एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इनर लूप पूरा कंप्लीट लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो लूप जब एग्जीक्यूट करेगा तो आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे पहले A00, फिर A01 और देन A02, इस तरीके से वैल्यू आपका डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है,
तो एक रो पूरा कंप्लीट होने के बाद जब दूसरे रो के अंदर में आएंगे तो हमें न्यू लाइन देना पड़ेगा ना। तो ये जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये क्या होगा, इस लूप से बाहर आएगा। इस लूप से बाहर आते ही हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देंगे, वो कौन सा होगा, न्यू लाइन का। ठीक है ना, न्यू लाइन का मतलब क्या होगा, एक लाइन स्किप करेगा नीचे। ठीक है, और देन इसको क्लोज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर आपको देखना होगा किस तरीके से वो आ रहा है। ठीक है, कंपाइल नाउ रन। ठीक है, एंटर एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 3, कंपाइल नाउ, 1 मिनट, 1 2 3 ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कोड में गड़बड़ है। कोड में ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने i इक्वल टू 0 किया है ना, और सेम यहाँ पे वेरिएबल i यूज कर दिया, इसलिए आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे j इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा j3, और देन यहाँ पे क्या हो जाएगा j प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक छोटा सा मिस्टेक जो कि बेसिकली कंपाइल टाइम में नहीं शो कर रहा था, लेकिन रन टाइम ये शो कर रहा है। तो इसी तरीके का जो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इस एरर को हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। ओके, तो रन टाइम एरर विल बी ऑलवेज जनरेटेड बाय द लॉजिकल कंपाइल नाउ रन। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 3। एक ही देख रहे हो ना आप, जैसे ही 3 3 लिया तो वो क्या लिया, गार्बेज वैल्यू ले लिया ना, क्योंकि एलिमेंट कितना है 6 ही है ना। और हमने यहाँ पे 3 3 किया तो क्या आ गया 9। तो 6 एलिमेंट तो उसके पास है, लेकिन बाकी 3 एलिमेंट्स तो उसके पास नहीं है, इसीलिए उसके जगह पे गार्बेज वैल्यू। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे एरे का जो कॉलम है, रो और कॉलम है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। जितना वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं उतनी ही वैल्यू को आप शो करा सकते हैं। अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो एग्जैक्ट सही आएगा। देखिए 0 to 2 यहाँ पे भी है, जे क्या है 0 to 3 है, यहाँ पे भी आई 0 to 2 है, और जे 0 to 3 है। अगेन नाउ रन, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया ना। ठीक है, अब देखिए दो रो है ना हमारे पास, दो रो, यानी ये पहला रो कौन सा है 1 2 3, और दूसरा रो कौन सा है 4 5 6 का। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं 3 हैं, तो पहला कॉलम 1 4, सेकंड कॉलम 2 5, और थर्ड कॉलम आपका 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा जो 2 डायमेंशनल एरे होगा उसके अंदर में, जनरली बुक्स में ये होता है कि रो और कॉलम हमेशा दोनों सेम दिया होता है। तो दोनों सेम देने का मतलब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा क्या होगा मैट्रिक्स के केस में रो और कॉलम इक्वल ही होगा, नहीं। जैसे ही रो और कॉलम अगर इक्वल होता है तो वो हमेशा कुछ टाइप का मैट्रिक्स बनाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक है, लेकिन जब रो और कॉलम आपस में नहीं होंगे, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होंगे, और जब रो एंड कॉलम इक्वल होगा उस केस में क्या बनेगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने 2 डायमेंशन एरे के अंदर में एलिमेंट को इनपुट कराया और फिर उसको डिस्प्ले कराया। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा इंप्लीमेंट होता है मैट्रिक्स पे। जैसे आपको पता होगा, जैसे मैट्रिक्स के अंदर में बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 मैट्रिक्स पे जाने के पहले हम लोग 1 मैट्रिक्स पे भी बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सपोज कीजिए ट्रांसपोज के अंदर में। ठीक है, तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, वो क्या होता है, रो और कॉलम क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हमें सपोज कीजिए इसी प्रोग्राम्स में अगर हम देखें, तो ये जो कोड फॉर डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्मेट है, अगर इसी मैट्रिक्स को हमें ट्रांसपोज में कराना है, ठीक है ना, इसी मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, कोड फॉर डिस्प्ले द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमने लिया है उसका ट्रांसपोज अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, इसी कोड को यहाँ से, पूरे कोड को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, कॉपी नाउ,
इंसर्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रो और कॉलम आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं तो ए आई जे, हाई किसको इंडिकेट कर रहा है, रो को, और जे किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉलम को। मैंने क्या बोला कि ट्रांसपोज के अंदर में आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इंटरचेंज का मतलब क्या है कि आई की जगह पे आएगा जे और यहाँ पे आ जाएगा जे की जगह पे आई। क्लियर है। अब इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। फाइल नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया। 140, एक मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि जनरली आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे होंगे कि गार्बेज वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 और 3 का जैसे ही हम इंडेक्स चेंज करेंगे ना यहाँ पे, तो एक में रो बढ़ जाएगा और एक में क्या होगा, रो की जगह पे कॉलम और कॉलम की जगह पे रो कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3 3 कर देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि रो और कॉलम दोनों सेम होगा, तो देन आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सब जगह चेंज कर देते हैं एक बार। 3 3, यहाँ पे भी कर दिया 3 3। ओके, हो गया। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट हम इंसर्ट कर पाएंगे, 9 एलिमेंट्स, ठीक है ना। फिर एक देखते हैं एक बार, कंपाइल नाउ रन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए 1 2 3 पहला मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसका ट्रांसपोज अगर हम देखें तो देखिए पहला जो है ऊपर में 1 2 3 रो है ना, तो उसको क्या लिख दिया नीचे 1 2 3। फिर दूसरा रो क्या है 4 5 6 आ गया कॉलम में। थर्ड क्या है 7 8 9, वो आपका थर्ड में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किस तरीके से उसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आपने ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर लिया तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, anybody know about the symmetric matrix? Basically symmetric matrix is that matrix that is equivalent to the transpose। जैसे सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स है, एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता रहा हूँ, न्यू, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम जो बनाएंगे वो किस चीज के लिए है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ए मैट्रिक्स एंड चेक इट इज सिमेट्रिक और नॉट। ठीक है ना, यानी अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है ना। सिमेट्रिक होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है, फिर 2 4 5। मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसको हम ट्रांसपोज करेंगे ना तो फिर वही आ जाएगा 5 एंड देन 4। क्लियर है। अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप कन्वर्ट करें ट्रांसपोज में, आप पेपर पे भी इसको करके देख सकते हैं। अगर आप करेंगे तो ये मैट्रिक्स सपोज कीजिए ए है और इसका ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो सेम यही मैट्रिक्स आएगा। एक बार पेपर पे चेक करके देख सकते हैं आप लोग। अगर हम बात करते हैं इसको ट्रांसपोज में चेंज करने का, तो सबसे पहला हमारा रो क्या है 1 2 3, देख रहे हैं यहाँ पे सेम आएगा ना, यस गुड। तो जब यहाँ पे सेम आएगा तो यही एक कंडीशन बनता है जहां पे हम किसी भी मैट्रिक्स को चेक करते हैं दैट इज सिमेट्रिक और नॉट। ओके, अब सपोज कीजिए कि यही इसी जो हमारा मैट्रिक्स है इसी को हम लोग क्या करेंगे इनपुट कराएंगे, ठीक है, और इसी को चेक करना है हमें कि ये आपका ट्रांसपोज है कि नहीं, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक है कि नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमें चेक करना है, ठीक है, तो दैट मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। द मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज a sparse
सॉरी स्पार्स नहीं, विल बी ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम क्या बता सकते हैं, किसी मैट्रिक्स को बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम चेक करते हैं हम लोग। इंट ए, यहाँ पे सपोज कीजिए 3 3 है, तो यहाँ पे 3 3 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी मैट्रिक्स को एक बार इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 है, देन 2 4 5, इसके बाद क्या है 3 5 एंड 4। क्लियर, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या ये सॉरी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने का तरीका ये क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। इंट आई जे और एक वेरिएबल ले लेते हैं CTR इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, देन फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रिंट, यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे, इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। क्लियर है, अब ये कंडीशन का मतलब क्या है आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा। ए आई जे का मतलब क्या है, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और ए जे आई का मतलब क्या हो गया, जो कि हमारा ट्रांसपोज है। तो हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे ए 0 0 आएगा, तो आई और जे का वैल्यू मान लीजिए कि ए 0 0 है, तो यहाँ जे आई का भी वैल्यू 0 0 होगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कि आपने जैसे अभी मैंने बोला था ना चेक करने के लिए, तो आपने ये देखा कि जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जिस पोजीशन पे जो वैल्यू है उस पोजीशन से वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगा, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स, तो ये जो कंडीशन है वो कितनी बार ट्रू होगा, 9 टाइम्स ट्रू होगा। तो सीट यहाँ पे एक काउंटर हम ले लेते हैं, इस काउंटर के थ्रू हम क्या करेंगे कि जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा ना, उतनी बार हमारा काउंटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बाहर आने के बाद हम एक कंडीशन यूज करते हैं, CTR इक्वल टू 9। क्लियर है, 9 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, तो 9 टाइम्स कंपेरिजन होगा। और अगर 9 टाइम्स कंपेरिजन में जितने भी कंडीशंस है वो सारे ट्रू होंगे, तभी आपका वो क्या बताएगा, इट इज अ सिमेट्रिक और नॉट। ओके, तो CTR इक्वल टू 9, तो यहाँ पे लिखेंगे printf/n सिमेट्रिक। ठीक है, एल्स में कर देंगे printf/n नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोग्राम। ठीक है, एक बार सिंपल चेक कर लेते हैं। ठीक है, CTR की वैल्यू यहाँ पे है, कंपाइल नाउ रन, आ गया सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम लोग एक बार यूजर के थ्रू भी इनपुट करा के देख लेते हैं एक बार। अगर इंट a33 है, अगर हम यूजर के थ्रू लेना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, printf/n इंटर एलिमेंट्स /t। यहाँ पे वैल्यू को रीड करा लेंगे, scanf %d रेफरेंस ऑफ ए आई जे, यहाँ से हो गया क्लोज। ओके, ठीक है, वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से देन कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, सी कंपाइल नाउ रन। अब कोई नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नॉट सिमेट्रिक है, सही है हमारा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले सिमेट्रिक का मैं बाय डिफिनीशन भी लिख दे रहा हूँ, आप एक बार वीडियो में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स that will be equivalent to its ट्रांसपोज। ठीक है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि क्या है, अपने ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसी तरीके से एक और अलग तरीके का एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है। स्पार्स मैट्रिक्स, it is a matrix, it is a matrix in which the number of zeros, zero element will be always greater than or equal to greater than or equal to the other non zero एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि वैसा कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर में क्या होता है कि नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू द जीरो एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 एलिमेंट्स है ना। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना है, 5 है, और नंबर ऑफ नन जीरो, जीरो इक्वल टू कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से दैट मीन्स कि जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा इसको हम क्या बोलते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अगर हमें बनाना हो तो इसको किस तरीके से बनाएंगे एक बार देखते हैं। दिस विल बी द लास्ट प्रोग्राम ऑफ दिस सेशन। has include stdio.h। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 और 3 का। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स आपको पता है आई जे और लेना होगा। क्लियर स्क्रीन। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट कराएंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, देन फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे printf /n enter element। okay, now scanf %d %d क्या लिखेंगे, रेफरेंस ऑफ a i एंड j। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा हमारा है। तो एक बार इसको कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे सपोज कीजिए हमें क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या लिखते हैं, printf लिखेंगे। ठीक है, और printf में क्या लिखेंगे, वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे।
तो %3D कर देते हैं यहाँ पे, %3D, ओके, AI एंड J, ओके। इसके बाद जैसे ही ये फिनिश होगा, न्यू लाइन में आएगा printf/n/n, हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, डिस्प्ले कर जाएगा। अब हमें ये चेक करना है स्पार्स के लिए, ठीक है, कोड फॉर चेक स्पार्स, ओके। अब यहाँ पे एक कंडीशंस क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे 0, i<3, i++, now for j = 0, j<3, j++, ओके। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या दो चीजें को काउंट करना है, हमें सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है। एक हमें काउंट करना है 0 को और एक काउंट करना है नॉन जीरो एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हैं, इफ ai j = 0, क्लियर है। अगर यहाँ पे aij है तो हमारा क्या है, अगर 0 होता है तो हम एक काउंटर यूज कर लेते हैं ctr1++, यानी 0 को कौन काउंट करेगा, ctr1। और अगर हमें मान लीजिए कि 0 नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स होता है, तो नॉन जीरो एलिमेंट को किसके लिए काउंट कर रहा है, ये ctr2 काउंट करेगा। यानी हमें यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे काउंट करने के लिए। दो वेरिएबल लिया, एक ctr1 और ctr2, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं तो दोनों को हम किसे इनिशियलाइज करेंगे, 0 से। तो in the beginning of the program we can initialize ctr1 0 and ctr2 = 0, क्लियर है। तो ctr1 क्या कर रहा है, सिर्फ 0 एलिमेंट को काउंट कर रहा है, और ctr2 किसको कर रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट को काउंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देन क्लोज कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ये पूरा हमारा लूप कंप्लीट होगा तो ctr1 के पास 0 का काउंट आ जाएगा और ctr2 ये बताएगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट क्या है। अब हमें ये चेक करना है कि स्पार्स है कि नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ctr1, मैंने क्या बताया था कि अगर जो जीरो एलिमेंट है वो क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट से या तो ज्यादा है या बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ctr2, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे printf, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, ओके, स्पार्स printf लिख देंगे नॉट स्पार्स, ओके, लिख सकते हैं ऐसा। इसके बाद यहाँ पे गेट ch और यहाँ पे ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोड हो गया। मुझे ये सब आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल क्यों यूज किया है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें यही काउंट करना है कि जीरो और नॉन जीरो को काउंट करना है। तो यहाँ पे जो हमने कंडीशन दिया है ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ जीरो को कौन काउंट करेगा, ctr1, और जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उसको कौन करेगा, ctr2। तो यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दिया ctr1 ग्रेटर देन और इक्वल टू ctr2। इन दिस केस अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारा स्पार्स आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है उस केस में हमारा क्या आएगा, नॉट स्पार्स आएगा। ओके, नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एरर आ रहा है, ठीक है, एरर क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो यहाँ है, ठीक है, आप ये चीज देख रहे हो ना, अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक या कोई आपका ब्रैकेट की जगह पे अगर कोई दूसरा सिंबल यूज कर रहे हैं तो भी वो एरर जनरेट कर सकता है। इसीलिए आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, ये सब जो एरर्स आ रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत ही प्रूफुल होंगे, क्योंकि आपको ये चीज पता चलेगा कि ये एरर किस किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। नाउ कंपाइल करते हैं, यहाँ पे अब क्या आ रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग पढ़ रहे हैं आप इसको, स्टेटमेंट मिसिंग है, दैट मींस कि यहाँ पे है। तो वन बाय वन हम करते चलते हैं, ठीक है। फिर एक बार चलते हैं कंपाइल, फिर आएगा अभी, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देख रहे हो ना, कॉपी पेस्ट हुआ है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये हुआ है, कॉलम आ गया है, ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं कंपाइल, अब कहाँ पे आ रहा है, printf, यहाँ पे देखिए /n लिखा है ना, इसको ब्रैकेट से क्लोज नहीं किया है इसलिए आ रहा है। नाउ सेकंड हो गया कंप्लीट, नाउ एंटर एलिमेंट। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें चेक करना है जीरो एलिमेंट्स वाले को, ठीक है ना। एक काम करते हैं, 1 2 3 0 0 0 0 0, 5 0 हो गया ना हमारे पास।
अब एक एलिमेंट देते हैं 6, क्या आ गया, स्पार्स आ गया ना, सही है, 1 2 3 0 0 0 और 0 6 स्पार्स। अब एक बार देखते हैं नॉन स्पार्स के लिए, ठीक है, कंपाइल नाउ रन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कर दिया यहाँ पे मान लीजिए 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट स्पार्स आ गया। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्पार्स मैट्रिक्स कैसे होता है, और दूसरी चीजें हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली स्पार्स मैट्रिक्स आप लोग को जो भी चीज मैं अभी बता रहा हूँ दैट विल बी पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर में मैंने ये भी आज बताया था कि आपको मेमोरी का, जिसके अंदर में रो मेजर और कॉलम मेजर, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, वो है कि व्हाट इज द 2 डायमेंशन एरे, उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करेंगे, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके okay now the session will be end here.